नमस्कार दोस्तों, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के राज दरबार में आते हैं रॉल्फ फिच। वो इंडिया आए थे एज अ ट्रैवलर और वो यहाँ से लेकर गए थे एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन ट्रेडिंग मार्केट। फिर 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड में पूरी की पूरी एक नई कंपनी ही स्टैब्लिश की गई, खास इंडिया और ईस्ट से ट्रेड करने के लिए। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया आते ही हो गई बैटल ऑफ स्वैली। सूरत के पास है ये जगह, ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज के बीच में ट्रेडिंग को लेकर। और सूरत में तभी ही पहला फैक्ट्री भी सेटअप कर लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फिर 3 साल बाद 1615 में जाकर अकबर के बेटे जहांगीर ने सर थॉमस रो को परमिशन भी दे दिया कि हाँ भाई, अब आप ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पर। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा कोई इंटेंशंस नहीं थे ब्रिटिशर्स के कि वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पावर में इंटरफेयर करे। वो तो बस मुगल एम्पायर के छत्र छाया में रहकर अपना बिजनेस कर रहे थे। वक्त आया 1764 का, बैटल ऑफ बक्सर। एक तरफ ब्रिटिश और दूसरी तरफ बनारस के महाराज, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सल्तनत का शहंशाह। और जीत हुई ब्रिटिशर्स की। अब सिनेरियो चेंज हो गया। बिजनेस के साथ साथ उनका इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पावर की ओर भी जाने लग गया। और फाइनली 1773 में ब्रिटिश ने कब्जा लिया बंगाल को और शुरुआत हुई भारत में द कंपनी रूल। आइए अब जानते हैं कि इस पीरियड में हम भारतीयों पर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रूल करना शुरू किया, कौन कौन से एक्ट लागू किए गए, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, होता क्या था कि इंग्लैंड के पीएम अपने पार्लियामेंट में बैठकर अपने काउंसिल मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करके इंडिया में रूल करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्ट तैयार करते थे और फिर भारत में लागू कर दिया जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े ही अनसेंट्रलाइज्ड वे में रूल करने लग गई थी और इस पर पकड़ बनाना इंग्लैंड के पीएम का काम था, क्योंकि आखिर तभी भारत इंग्लैंड की कॉलोनी हुई करती थी। अब समय आया 1773। इंग्लैंड के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने एक एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट खासकर बंगाल के एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। और इसी के साथ ये पहला स्टेप भी बना ब्रिटिश गवर्नमेंट का धीरे धीरे से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता लेने का। अब पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आखिर क्यों इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा। आगे से मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट में अब कंपनी कहूंगा, आप समझ लेना। पहला क्या हुआ था कि कंपनी की ट्रेडिंग में मोनोपोली ईस्ट साइड और इंडिया में बनी रहे, इसीलिए वो ब्रिटिश सरकार को हर साल 40,000 यूरो पे करते थे। पर 1768 आते आते तक भी कंपनी इतना बड़ा अमाउंट सरकार को नहीं दे पा रही थी। उसके ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड्स का लोन भी ले लिया। कुल मिलाकर कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। गवर्नमेंट इस बात से चिंता में आ गई थी। दूसरा, बंगाल का दीवानी राइट जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। बंगाल में एक नवाब बना दिया जिसके पास कोई पावर नहीं थी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। नवाब कंपनी को एक फिक्स टैक्स पे करेगी, जो कभी कभार नवाब के कैपेसिटी से भी ज्यादा रहता था। कुल मिलाकर कंपनी के पास एरिया का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पर एरिया का फुल पावर उसके हाथ में था। और नवाब के पास सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो पावर, जिससे कि अल्टीमेटली सफर करना पड़ा गरीब किसानों और आम जनता को, जिसको टैक्स बहुत ज्यादा ही पे करना पड़ता था, जिससे कि टैक्स पेयर्स के बीच में बगावत बढ़ रही थी। तीसरा, कंपनी पर बहुत सारे करप्शन और नेपोटिज्म के एलिगेशन भी लगने लग गए और इसी मिस एडमिनिस्ट्रेशन के कारण 1770 का द ग्रेट बंगाल फेमन तो आपको याद ही होगा। और इसके बाद भी भुखमरी से लड़ने के लिए कंपनी ने कोई महत्वपूर्ण स्टेप्स नहीं लिया, जैसे कि टैक्स में कोई कटौती भी नहीं की। चौथा, 1767 के फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कंपनी की सेना को हैदर अली से मुंह की खानी पड़ी थी। अब जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में था क्या। पहला, बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और इस एक्ट के इफेक्ट से गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को और भी पावरफुल बनाते हुए इसका नाम चेंज करके रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वारेन हेस्टिंग को ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा, एक 4 लोगों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को असिस्ट करेंगे। तीसरा, उस वक्त इंडिया में 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट में
मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को भी रख दिया। चौथा, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करा गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस। सर एलिजाज इम्पे को पहला चीफ जस्टिस बनाया गया। इस सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूज ना करें, दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट आजादी के बाद इस्टेब्लिश की गई थी। पांचवा, कंपनी के ऑफिशियल्स को प्राइवेट कमर्शियल एक्टिविटी करने से रोका गया, साथ ही रिश्वत या गिफ्ट लेने से भी रोक दिया गया। छठा, कंपनी को अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड सभी मैटर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखने की बात भी इस एक्ट में की गई। इस एक्ट में कुछ कमियां भी थी कि गवर्नर जनरल के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वीटो पावर नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स वेल डिफाइंड नहीं थे, जैसा कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट नहीं बनना चाहते थे। गवर्नर जनरल के द्वारा सबमिट किए गए रिपोर्ट्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा स्टडी करने का कोई एक डिफाइंड मैकेनिज्म भी नहीं था, और ये एक्ट कंपनी ऑफिशियल्स के बीच करप्शन को भी नहीं रोक सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के एक्ट्स को आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।